Hello everyone, our topic of discussion today is एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक मसल। देखो, कार्डियक मसल के जो सेल्स है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में रखा एसएन नोड और एबी नोड को, और दूसरे पार्ट में रखा सारे मायोकार्डियल सेल्स एंड पर्किंजे फाइबर्स को। इसको दो पार्ट में इसीलिए डिवाइड किया क्योंकि इसमें जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है। जिससे कि मायोकार्डियम और पर्किंजे फाइबर्स में फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल होता है, जबकि एसए नोड और एबी नोड में स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल होता है। अभी देखो, फास्ट टाइप और स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल क्या है। सबसे पहले यहाँ पर फोकस करो कि ये जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ये वाला लाइन देखो, हमें पता है कि इन नॉर्मल कंडीशन कोई भी सेल के इनसाइड में क्या होता है, रेस्टिंग स्टेट में नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव होता है, राइट। सो यही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो यहाँ पर -90 है, राइट। ये कौन सा है, फास्ट टाइप। जबकि स्लो टाइप में क्या होता है कि ये ऐसे सेल्स है, ऐसे नोड एंड एवी नोड, जिसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, एक रेंज में होता है। जैसे कि -65 से -40 के बीच में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक फिक्स्ड वैल्यू थी -90, जबकि यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन -65 एंड -40। ये हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोनों का। अभी इसको मैंने फास्ट टाइप क्यों बोला, क्योंकि देखो, जब भी यहाँ पर नेगेटिव होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। एंड पॉजिटिव से जब वापस नेगेटिव आता है उसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। सो यहाँ पर इस एक्सिस में टाइम है, राइट। सो ये जो डीपोलराइजेशन है वो यहाँ पर कम टाइम में हो रहा है और फास्ट है, इसलिए उसको फास्ट टाइप बोला। जबकि ये वाला जो है वो, इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप कम है और ये ज़्यादा टाइम में डिपोलराइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला, स्लो टाइप। इस लेक्चर में हम फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल को डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि है मायोकार्डियम एंड पर्किंजे फाइबर्स में, राइट। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वही मैंने बताया कि इनसाइड ऑफ द सेल क्या होता है, नेगेटिव, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मायोकार्डियम एंड पर्किंजे फाइबर्स में फिक्स्ड वैल्यू होती है, जो कि -90 एंड -80 है। जबकि एसएन नोड और एवी नोड में एक रेंज में होता है। जैसे कि यहाँ पर -65 टू -40 फिक्स नहीं होता, ये फ्लक्चुएट करता रहता है। और मायोकार्डियम और पर्किंजे फाइबर्स में क्या होता है, फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल, एंड एसएन नोड एवी नोड में स्लो टाइप। सो हम अब डिटेल में पढ़ेंगे फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल। देखो, इसके कुछ फेजेस है। ये है हमारा फेज 0, फिर यहाँ से इतना नीचे तक फेज 1, फिर ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको हमने बोला फेज 2, और जो नीचे आ रहा है वो फेज 3। एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन सा हो गया, फेज 4। सो ये वाला कौन सा होगा, ऑब्वियसली फेज 4, क्योंकि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, राइट। सो सबसे पहला फेज मैंने क्या बोला कि अगर नेगेटिव से देखो, सेल के इनसाइड में क्या है, नेगेटिव, स्टार्टिंग में, बाहर पॉजिटिव। सो इस नेगेटिव को यहाँ पर मार्क किया है। जब नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो उसको क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, राइट। सो फेज 0 जो है वो, सॉरी, फेज 0 जो है वो डीपोलराइजेशन है, जिसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 से +35 तक। अब ये एग्जैक्टली कैसे होता है, आयंस के मूवमेंट से, वो आयंस को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम फेजेस का ओवरव्यू ले रहे हैं कि फेज 0 जो है वो डीपोलराइजेशन है, जिसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 से +35 तक जा रहा है। सेकेंड, अब ये फेज 0 हो गया। फेज 1 देखो आप, तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, मीन्स ये नेगेटिव की तरफ आ रहा है। सो इसको हमने बोला रीपोलराइजेशन, और ये जो है वो फास्ट है। सो इसीलिए इस फेज का नाम, फेज 1 का नाम हो गया इनिशियल रैपिड रीपोलराइजेशन। एक तो वो नीचे आ रहा है इसलिए रीपोलराइजेशन, और इनिशियल रैपिड रीपोलराइजेशन, जिसमें रिटर्न टुवर्ड्स द बेस लाइन, लेकिन कंप्लीट रिटर्न नहीं है, क्योंकि देखो कंप्लीट रिटर्न तो यहाँ पर होगा, राइट। सो ये हो गया इनिशियल रैपिड रिपोलराइजेशन। अब फेज 2 में कोई भी जो है चार्जेस है वो जो डिफरेंट नहीं हो रहे, सिर्फ सेम चार्ज यहाँ पर है, इसलिए फेज 2 को हमने बोला प्लेटू फेज, राइट। फेज 3 में ये जो है वो कंप्लीट डिपोलराइज होके जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वहां तक आ गया, सॉरी, रीपोलराइज होके। पॉजिटिव से नेगेटिव होना इज रीपोलराइजेशन। सो फेज 2 इज प्लेटू फेज, phase 3 is repolarization phase,
एंड फेज 4 क्या है, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो पहले से वापस सारे फेजेस कर लेते कि फेज 0 इज डिपोलराइजेशन, फेज सॉरी हम ड्रॉ भी करेंगे, फेज 0 इज डिपोलराइजेशन, फेज 1 is initial rapid repolarization, phase 2 is plateau phase, and phase 3 is what? Repolarization, and phase 4 is resting membrane potential. Okay, नाउ वही मैंने बताया कि इसको फास्ट टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि फेज 0 से जो फेज 1 ऊपर वाला कर्व है वो फास्ट है, इसीलिए इसको फास्ट टाइप एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। अभी हमने पढ़ लिया कि एक्चुअली फेजेस के नाम क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि कौन से आयंस के मूवमेंट्स के थ्रू ये हो रहा है। देखो, सबसे पहले हमें नॉर्मल चीज जाननी इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली सेल में क्या होता है। एक नॉर्मल सेल जो भी रेस्टिंग स्टेज में है, जिसमें इनसाइड नेगेटिव चार्ज है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव है, जो कि 3 सोडियम को बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा, राइट। सो 3 पॉजिटिव बाहर और 2 ही पॉजिटिव अंदर, इसलिए सेल के रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, इनसाइड में नेगेटिव, राइट। सो अब यहाँ पर कौन से आयन सेल में ज्यादा है, सेल में पोटेशियम ज्यादा है और सोडियम जो है वो सेल के बाहर ज्यादा है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को बाहर भेज रहा है, राइट। सो नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में सेल के इनसाइड नेगेटिव होता है और सेल के अंदर कौन सा आयन होता है, पोटेशियम। सेल के बाहर कौन से आयन होते हैं, सोडियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर एक स्टोर हाउस में होता है, जिसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो मसल का इस कैल्शियम को यहाँ पर स्टोर करता है। और देखो, हमें पता है कि ये कैल्शियम यहाँ पर स्टोर है और कुछ कैल्शियम बाहर है। सो इस सेल को क्या करना है, ये कार्डियक मसल का सेल है, मायोकार्डियम का सेल है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, राइट। सो उसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर होंगे एक्टिन एंड मायोसिन, राइट। इस मसल, ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी वेंट्रिकल्स, तो ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा और हार्ट बीट करेगा। सो इसके लिए एक्टिन और मायोसिन चाहिए। सो इस सेल के अंदर एक्टिन और मायोसिन होंगे, और एक्टिन और मायोसिन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, या फिर जो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी वो क्या कहती है कि कैल्शियम जो होता है वो एक्टिन मायोसिन का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, राइट। सो एक चीज तो 100% है कि बाहर से ये जो कैल्शियम है वो अंदर आएगा, कौन से स्टेज में वो मैं नहीं पता, लेकिन बाहर से कैल्शियम अंदर आएगा और मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। सेकेंड चीज, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम है वो भी हमें यहाँ पर बाहर लाना पड़ेगा ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सके, राइट। सो ये एक्टिन मायोसिन जो है वो कैल्शियम से, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, एक्टिन बाइंड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो एक्शन पोटेंशियल है वो आगे जाकर मसल को कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। देखो, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं आयंस का मूवमेंट कैसे होता है। सबसे पहले देखो, नॉर्मल सेल में हमें पता है अंदर पोटेशियम ज्यादा है, बाहर सोडियम ज्यादा है, राइट। सो फेज 0 इनिशियली सेल नेगेटिव में है, इनसाइड -90। अब क्या होगा कि ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो ओपन होगी, जिससे कि बहुत सारा सोडियम सेल के अंदर आ जाएगा। सेल के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये जो है वो फेज 0 यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, राइट। सो अभी हमें सोडियम अंदर और यहाँ पर +35 में। अब क्या होगा कि सेल के अंदर जो पोटेशियम है वो बाहर जाएगा। सो सेकेंड स्टेज में पोटेशियम बाहर जा रहा है, इसीलिए ये ग्राफ जो है वो नीचे आया। सो फेज 1 जो कि है इनिशियल रैपिड रिपोलराइजेशन, जिसमें पोटेशियम बाहर जा रहा है, इसलिए ये वाला कर्व नीचे आ गया। और ये जो सोडियम अंदर आ रहा था वो चैनल अभी फेज 1 में क्लोज हो जाएगी, राइट। अभी ये प्लेटू स्टेज कैसे आया, देखो प्लेटू स्टेज लाने के लिए कोई चार्ज का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, तब भी एक सेम चार्ज सेल के अंदर रहेगा। तो इस स्टेज में क्या होता है कि पोटेशियम तो बाहर जाता ही है, लेकिन कैल्शियम सेल के अंदर आ जाता है। सो एक चार्ज बाहर जा रहा है, एक अंदर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, प्लेटू फेज आ गया, राइट। सो अब कैल्शियम अंदर आ गया, और हमें पता है कि हमें सेल के इनसाइड में कैल्शियम चाहिए ताकि एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट कर सके और मसल जो है कॉन्ट्रैक्शन हो और हार्ट बीट कर सके, राइट। सो ये कैल्शियम हमें अंदर आ गया इस प्लेटू स्टेज में। अब ये कैल्शियम क्या करेगा कि इस स्टोर हाउस में जो कैल्शियम है, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम है, उसको भी यहाँ से बाहर निकाल देगा। इसको बोलते हैं कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज। सो ये कैल्शियम जो है वो और ज़्यादा कैल्शियम यहाँ पर निकल रहा है, जिससे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। अभी इस स्टेज में क्या होगा, लास्ट में हमें ये और ज़्यादा नेगेटिव करना है, तो अभी पोटेशियम बाहर जाएगा, लेकिन ये जो कैल्शियम अंदर आ रहा था वो बंद हो जाएगा।
सो एंड में जब पोटेशियम सारा बाहर निकल जाएगा तो सेल के अंदर वापस जो है वो -90 वाला पोटेंशियल आ जाएगा और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ गया। सो जब जब सारा पोटेशियम बाहर चला गया तब सेल के अंदर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। स्टार्ट वहाँ से किया था कि सेल के बाहर ज़्यादा सोडियम था और अंदर ज़्यादा पोटेशियम था। बट एंड में क्या हो गया है, देखो सेल के अंदर ज़्यादा सोडियम है, अंदर ज़्यादा कैल्शियम है और बाहर ज़्यादा पोटेशियम है, राइट। सो एंड सिचुएशन हमारी ये है कि हमने चार्ज तो मेंटेन कर लिया, कि चार्ज हमने वापस ले आया -90 पे, लेकिन आयंस सारे डिस्टर्ब्ड है। सो अब क्या होगा कि हमें इस सोडियम को बाहर भेजना है, कैल्शियम को बाहर भी भेजना है और यहाँ भी भेजना है। सो इस सिचुएशन में हमें यहाँ जाना है, इस सिचुएशन से वापस यहाँ जाना है। तो हमारे पास कौन से आयंस काम करेंगे, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर एंड सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर क्या करेगी, कैल्शियम को बाहर भेजेगी और यहाँ पर कुछ सोडियम जो बचा है उसको वापस अंदर लेके आएगी, राइट। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर ने क्या किया, कैल्शियम को बाहर भेजा, सोडियम को अंदर ले आया। अब जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो सारा सोडियम जो यहाँ पर भी है और जो अंदर आया इन सबको बाहर भेज के पोटेशियम को अंदर ले लेंगे, राइट। सो सोडियम एंड कैल्शियम बाहर, पोटेशियम अंदर। सो ये हमारा यहाँ से नॉर्मल स्टेज तक आ गया और ये कुछ कैल्शियम है वो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में भी चला जाएगा, जिससे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ सके। ये कैल्शियम जो वापस यहाँ पर इनसाइड में चला जाएगा, राइट। ये एक हो गया, इसके बाद वापस से एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो ये हमारा हुआ आयंस के मूवमेंट से कैसे हो रहा है। अब इसको हम थियोरेटिकली पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पता है सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, कैल्शियम अंदर आ रहा है, राइट। सो वेट, यहाँ पर एक और चीज़ आप देखो कि ये जो ग्राफ है उसमें हो क्या रहा है कि जो भी डीपोलराइजेशन है उसमें सोडियम अंदर आ रहा है और रीपोलराइजेशन में तीनों में क्या है, पोटेशियम बाहर जा रहा है। तो सिंपल चीज़ ये है कि नेगेटिव से पॉजिटिव इसलिए हुआ कि सोडियम अंदर आया और पॉजिटिव से नेगेटिव इसलिए हुआ कि पोटेशियम बाहर गया। लेकिन बीच में एक प्लेटू फेज आ गया क्योंकि कैल्शियम जो है वो यहाँ पर बैलेंस कर दे रहा है पोटेशियम को, इसलिए ये वाला स्टेज जो है प्लेटू हो गया। और हमें पता है कि हमें कैल्शियम चाहिए क्योंकि हमें इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है या हार्ट बीट करनी है, राइट। सो लेट्स स्टडी इंडिविजुअल फेज इन डिटेल। देखो फेज 1 क्या था, ये वाला कि -90 से ये पॉजिटिव में जा रहा था, राइट। सो फेज 1 में क्या होता है, हमें पता है सोडियम अंदर आता है। तो सोडियम किससे आता है, सोडियम आता है फास्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। अभी हमें सिर्फ इतना ही करना है कि चैनल्स के नाम याद रखना है कि सोडियम अंदर आ रहा है फास्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से, जिससे कि वोल्टेज जो है -90 से +35 में चला जा रहा है, राइट। फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज था हमारा ये वाला कि जिसमें पोटेशियम बाहर जा रहा है। तो पोटेशियम किससे बाहर जा रहा है, एग्जिट ऑफ पोटेशियम वाया ट्रांजिएंट आउटवर्ड KTO, के फॉर पोटेशियम, ट्रांजिएंट आउटवर्ड चैनल, राइट। इससे लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा था और इस पॉइंट पर सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे वो इनएक्टिवेट हो गए थे। क्यों, क्योंकि यहाँ तक सोडियम अंदर आएगा, इसके बाद यहाँ पर स्टॉप और पोटेशियम यहाँ पर बाहर जाएगा, राइट। सो हम पहुंचे थे यहाँ से यहाँ तक। अभी ये हमारा प्लेटू फेज। प्लेटू फेज में क्या हो रहा है कि पोटेशियम जो यहाँ पे देखो चैनल का नाम चेंज हो गया, पोटेशियम तो बाहर ही जा रहा है लेकिन चैनल का नाम चेंज हो गया, डिलेड रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल। इसके पहले चैनल का नाम क्या था, इसके पहले चैनल का नाम था ट्रांजिएंट पोटेशियम आउटवर्ड चैनल। यहाँ पर सिर्फ नेम चेंज हो गया, डिलेड रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल। ये ओपन होती है और पोटेशियम जो है वो बाहर जाता है। कैल्शियम अंदर आता है किस चैनल से, एल टाइप CAV DHPR चैनल, एल टाइप CAV DHPR चैनल्स, राइट। सो कैल्शियम एंट्री पोटेशियम एग्जिट दोनों को बैलेंस कर देती है, इसलिए यहाँ पर प्लेटू फेज मेंटेन होता है, राइट। और मैंने बताया कि जो कैल्शियम अंदर आ रहा है वो एक प्रिक्युलर चीज़ करता है जिसका नाम होता है कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज, की जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, देखो ये हमारा था सार्क सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम था उसको भी बाहर निकलती है। इस वो कौन सा आयंस के, तो ये जो चैनल है जिससे कैल्शियम वहां से बाहर निकलता है उसका नाम है RYR चैनल। सो कैल्शियम ट्रिगर्स मोर कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम RYR चैनल, उसका नाम क्या है, कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज। और जो कैल्शियम अंदर आ रहा है सेल के अंदर वही क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है
जिससे कि एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, हार्ट बीट होता है, राइट। अभी एंड में क्या हो रहा था कि जब यहाँ से प्लेटो फेज से वापस नीचे आ रहे हैं हम रीपोलराइजेशन में, तभी कैल्शियम चैनल जो है वो बंद हो गई या फिर वो ब्लॉक हो गई, जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रोलोंग ना हो, राइट। अब यहाँ पर कैल्शियम अंदर नहीं आएगा, कैल्शियम अंदर नहीं आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रोलोंग नहीं होगा और टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसीलिए प्रोलोंग एक्शन पोटेंशियल और टिटेनस डज नॉट अकर इन मायोकार्डियम, क्योंकि कैल्शियम चैनल वो एंड में बंद हो जाती है, राइट। सो लास्ट फेज, फेज 3 एंड फेज 4। फेज 3 में क्या था कि कैल्शियम चैनल क्लोज हो रहा है और पोटेशियम चैनल रिमेन्स ओपन, जिससे कि सेल लूज पॉजिटिव चार्ज, सारा पोटेशियम बाहर चला गया। और चैनल का नाम क्या है यहाँ पर सेम, डिलेड रेक्टिफायर, और एक और नई चैनल है इसका नाम है इनवर्ड रेक्टिफायर चैनल। सो डिलेड रेक्टिफायर एंड इनवर्ड रेक्टिफायर चैनल। और जो वोल्टेज है देखो, चार्ज यहाँ पर प्रॉपर हो गया है कि वोल्टेज रिटर्न्स टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मीन्स इनसाइड नेगेटिव और आउटसाइड पॉजिटिव, ये मेंटेन हो गया है यहाँ तक। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि जो आयंस चेंज हो गए उसको बदलना है, और वो कौन करता है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर एंड सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, राइट। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करता है, सोडियम को बाहर एंड पोटेशियम को सेल के अंदर वापस ले लेता है। और सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर क्या करता है, कैल्शियम को बाहर फेंक देता है, ताकि जो कैल्शियम है वो सेल के अंदर नहीं रहना चाहिए। कैल्शियम सेल के अंदर रहेगा तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता ही रहेगा, टिटनिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसलिए कैल्शियम बाहर। डन। सो ये हमारा हो गया आयोनिक बेसिस, राइट। सो इसको समराइज करते हैं। फेज 1 में क्या था कि सोडियम अंदर आ रहा था, इससे इनसाइड में पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हो रहा था, इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। सो इनवर्ड एंटी और आयन क्या था, सोडियम। फेज 1 2 3 देखो, सॉरी ये था फेज 0, ये 1 2 एंड 3, ओके, 0 1 2 3, 0 1 2 3, डन। सो फेज 1 2 3 ये पूरे में क्या होता है कि पोटेशियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है इन तीनों फेज में। और फेज 2 जो प्लेटो फेज था उसमें कैल्शियम अंदर आ रहा है, जो कि बैलेंस कर दे रहा है पोटेशियम के बाहर जाने को। सो इस फेज 2 में ये कैल्शियम का मूवमेंट है, राइट। नाउ अभी हमने इस आयंस को पढ़ लिया, अभी हम क्या करेंगे कि बॉडी में हम कुछ ड्रग्स देते हैं जो कि ये जो चैनल्स है उसको या तो ब्लॉक करते हैं या फिर ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि हमारे बेनिफिट में होता है। सो ये फिजियोलॉजी को रिलेटिंग विथ फार्मेकोलॉजी। देखो अब क्या होता है, हमें मैंने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का जो डिफरेंस है वो लास्ट लेक्चर में करवाया है आपको। अभी देखो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो मायोकार्डियम का सेल है, हमने इसी सेल का कार्डियक जो एक्शन पोटेंशियल ग्राफ है कि ये सेल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ये हमने पढ़ा है अगली साइड में। सो मायोकार्डियम के सेल में कुछ रिसेप्टर होते हैं, इनको हमने बोला बीटा 1 रिसेप्टर। सो ये जो नर्व है वो सिंपैथेटिक नर्व है। जब ये सिंपैथेटिक नर्व यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी, मान लो एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन जो भी है, सो ये न्यूरोट्रांसमीटर इस बीटा 1 रिसेप्टर पर स्टिमुलेट करेंगे, जिससे कि साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा, राइट। और ये जो साइक्लिक एएमपी है वो कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ा देगा, या फिर इंक्रीज साइक्लिक एएमपी स्टिमुलेट्स डीएचपीआर, जो चैनल के थ्रू कैल्शियम अंदर आ रहा था उसको स्टिमुलेट कर देगी। सो अगर ज़्यादा कैल्शियम आएगा सो ज़्यादा एक्टिन मायोसिन के फाइबर्स जो है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में काम करेंगे, या फिर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि ज़्यादा फाइबर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कैल्शियम एंट्री, और इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। देखो हार्ट बीट या हार्ट रेट नहीं बढ़ी है, हार्ट उतनी ही बार पंप कर रहा है लेकिन ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से पंप कर रहा है, राइट। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, राइट। और ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से हुआ है, और रिसेप्टर कौन है, बीटा 1 रिसेप्टर। सो हमने क्या किया कि हमने कुछ ड्रग्स बनाई, मान लो ये जो ड्रग्स है ये लैब में हमने बनाई, ये ड्रग्स जो है वो ये ड्रग्स भी इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे। नॉर्मली कौन स्टिमुलेट करता था कि ब्रेन से एक नर्व गई, सिंपैथेटिक नर्व, उस नर्व ने जाके यहाँ पर केमिकल रिलीज किए न्यूरोट्रांसमीटर, जिसने इस बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाया। हमने कुछ ड्रग्स बनाए जो डायरेक्टली इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, राइट। इस ड्रग को हमने बोला है सिलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब ये उसका बीटा 1 को स्टिमुलेट कर रहे हैं, और ये सिर्फ बीटा 1 को ही कर रहे हैं, इसलिए सिलेक्टिव, ठीक है। इसको जाने दो, सिर्फ इतना याद रखो ये सिलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट है।
और वो क्या है, डोलब्यूटामाइन। अभी ये ड्रग क्या करेंगे, ड्रग जो है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देंगे। सो हमें कौन सी डिजीज में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना है, देखो एक डिजीज है हमारे पास हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है कि मान लो ये है कोरोनरी आर्टरी, ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई दे रही है। अगर इसमें यहाँ पर कुछ ओक्लूजन एक्सेट्रा हुआ, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, तो ये जो ब्लड है वो हार्ट को नहीं मिलेगा, हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, हार्ट के जो मसल है उसकी डेथ हो जाएगी, सेल्यूलर डेथ, राइट। ये हमारा हो गया मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इससे क्या होगा कि हार्ट मसल जो है वो पंप नहीं कर पाएंगे। हार्ट मसल अगर पंप नहीं करेंगे तो पूरे बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा। हार्ट का क्या फंक्शन है, पूरे बॉडी को ब्लड देना। सो हार्ट अपने फंक्शन करने में फेल हो गया, इसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर, राइट। सो हार्ट फेलियर में हमें यह चाहिए कि यहाँ पर कैसे भी करके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ पाए, इसीलिए हम दो ब्यूटामिन देते हैं। ये ड्रग क्या है, सिलेक्टिव बीटा वन एगोनिस्ट, ये बीटा वन को स्टिमुलेट करेगा और इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, या फिर आयोनोट्रोपिक इफेक्ट, राइट। सो यूजेस, इट इज यूज्ड इन सीवियर हार्ट फेलियर एंड लो कार्डियक आउटपुट स्टेट। कार्डियक आउटपुट कम है, सेम वही हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है कि वो हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। सेकेंड चीज ये क्या करता है कि ये माइल्ड पेरिफेरल वासोडाइलेशन करता है। देखो ये एडवांस कॉन्सेप्ट है कि ये जो, मान लो ये पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, राइट। सो अगर ये ब्लड वेसल डायलेटेड होगी, मान लो ये कंस्ट्रिक्टेड है, केस वन ये कंस्ट्रिक्टेड है, अगर ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होगी तो हमें पता है इस वेंट्रिकल को जब पंप करेगा, सो इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ये जो ब्लड है उसको जाना पड़ेगा, राइट। सो अगर मैं इस वेसल को डायलेट कर दूं तो पेरिफेरल ये जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, सो कम फोर्स में भी ब्लड यहाँ जा सकता है, राइट। सो ये ड्रग एक और चीज करते हैं कि ये माइल्ड पेरिफेरल वाइसोडाइलेशन करते हैं, जिससे कि जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है और हार्ट का जो वर्कलोड है वो डिक्रीज हो जाता है, राइट। सो ये था दो विटामिन और बीटा वन एगोनिस्ट, राइट। सो हमने क्या किया, पहले फिजियोलॉजी पढ़ा, फिर हमने फार्माकोलॉजी पढ़ा जो कि ड्रग्स के नेम थे, और उसको अप्लाई किया डिजीज में। सो ये मेडिसिन है, मेडिसिन इज फिजियोलॉजी प्लस फार्माकोलॉजी प्लस क्लिनिकल चीज, ये तीनों मिलाकर मेडिसिन होती है। अगर आपका फिजियोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है देन फाइनल ईयर में आपको मेडिसिन के डिजीजेस समझ में नहीं आएंगे कि यहाँ क्यों ड्रग दिया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। इसीलिए आपको फर्स्ट ईयर में बेसिक जो फिजियोलॉजी है वो मास्टर करनी है, राइट। सो दिस फिजियोलॉजी प्लेलिस्ट दैट आई हैव मेड कीपिंग इन माइंड द नीट पीजी नेक्स्ट एंड कीपिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माइंड कि योर बेसिक जो है वो फर्स्ट ईयर में क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आपको सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में मेडिसिन में प्रॉब्लम ना हो। सो आई रियली इंसिस्ट यू टू वॉच दिस 60 आवर्स कंटेंट, एंड इफ यू कैन नॉट नोट, अगर नोट्स नहीं बन रही है तो जस्ट टेक दिस बुक। इसमें एक्चुअली मैंने लेक्चर में जो भी बोला है एग्जैक्टली वही दिया हुआ है, राइट। सो बैक टू आवर कॉन्सेप्ट, नॉट वेस्टिंग मोर ऑफ योर टाइम। देखो हार्ट फेलियर के कोशिश क्या है, देखो एक मैंने बताया कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, जो कोरोनरी आर्टरी थी उसमें कोई लिपिड प्लाग एक्सेट्रा था जिसके हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही थी, जिससे मसल डेथ हो गई और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। सेकेंड, इसके और बहुत सारे कॉज होते हैं, जेनेटिक्स, ओबेसिटी, इनएक्टिविटी, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग एक्सेट्रा, हार्ट अटैक, ये सारे रिस्क फैक्टर है हार्ट फेलियर के, राइट। सो एवरीथिंग दैट विल बी डिटेल डिस्कशन होगा मेडिसिन में, राइट। नाउ सेकेंड एग्जांपल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का, देखो ये है बीटा वन रिसेप्टर। अभी यहाँ से ये जो ब्रेन से एक नर्व गई सिंपैथेटिक नर्व ने यहाँ जाकर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए जो कि इस बीटा वन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। अभी बीटा वन रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट हुआ, देन ये जो मायोकार्डियम सेल है उसमें साइक्लिक एएमपी बढ़ जाएगा, राइट, साइक्लिक एएमपी। अब ये साइक्लिक एएमपी एक और चीज करता है, इस कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेज देता है। सो सेल के अंदर कैल्शियम कम हो गया, सो सेल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होगा, सो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव से सेल के अंदर नेगेटिव बढ़ गया, क्योंकि पहले कैल्शियम सेल में था, अब कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंदर चला जाएगा, यहाँ पॉजिटिव कम और नेगेटिव बढ़ गया। इसको हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन। और हमें पता है रिपोलराइजेशन में भी हम यही कर रहे थे कि ये जो कैल्शियम था उसको बाहर भेज रहे थे बाय सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, और ये कैल्शियम को वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज रहे थे। सो ये जो स्टिम्युलेशन है साइक्लिक एमपी वो इस चीज को इंक्रीज कर रहा है। देखो कैसे, अभी
सो नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पर एक बॉडी गार्ड होता है, इसका नाम हमने बोला फोस्फोलेम्बेन। फोस्फोलेम्बेन क्या करता है कि कैल्शियम को यहाँ पर जो SERCA पंप है, इस पंप के थ्रू कैल्शियम नॉर्मली अंदर जाता है। सो ये फोस्फोलेम्बेन होता है, वो इसको इनहिबिट करके रखता है या फिर इसकी स्पीड को कम करके रखता है, ताकि कैल्शियम जो है वो प्रॉपरली इतनी स्पीड से अंदर ना जाए। हमने क्या किया, बीटा 1 स्टिमुलेशन किया, कोई भी ड्रग्स दिए जिसने इस बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दिया, जिससे कि साइक्लिक एमपी इंक्रीज हुआ। साइक्लिक एमपी अब क्या करेगा, इस फोस्फोलेम्बन जो है प्रोटीन, उसको फोस्फोराइलेट करके इनहिबिट कर देगा। सो फोस्फोलेम्बन नॉर्मली क्या कर रहा था, इस चैनल को इनहिबिट कर रहा था, अब हमने फोस्फोलेम्बन को ही इनहिबिट कर दिया। सो अब ये जो कैल्शियम है वो इजीली अंदर जा पाएगा और ये जो है वो रिपोलराइजेशन को स्पीड अप कर देगा। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ल्यूसिटोट्रॉफिक इफेक्ट। पॉजिटिव ल्यूसिटोट्रॉफिक इफेक्ट डन। सो इससे क्या होगा, फास्टर रिलैक्सेशन। अगर रिलैक्सेशन फास्टर होगा तो इम्पल्स वापस तेजी से आएंगे, राइट। सो ये रिलैक्सेशन की स्पीड को कम कर देता है, राइट। सो पूरी प्रोसेस क्या हुई, साइक्लिक एएमपी बढ़ा, साइक्लिक एएमपी ने फोस्फोराइलेशन ऑफ फोस्फोलेम्बिन किया, उससे फोस्फोलेम्बिन जो है वो इनहिबिट हो गया। सो लॉस ऑफ इनहिबिशन ऑफ SERCA पंप, ये पंप पहले इनहिबिटेड था, उसका लॉस ऑफ इनहिबिशन हो गया, इनहिबिशन नहीं रहा, जिससे कैल्शियम अंदर आ जाएगा। उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ल्यूसिटोट्रॉफिक इफेक्ट, राइट। सेकेंड इफेक्ट है पॉजिटिव क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट। देखो ये सब होता है SN नोड और AV नोड का। ये जो मान लो ये मैंने बताया ना, ये नर्व थी, फिर यहाँ पर सेल थे, यहाँ पर रिसेप्टर था, राइट। सो ये अब ये जो सेल है वो SN नोड और AV नोड का सेल होगा। अगर ब्रेन से सिंपैथेटिक नर्व निकलेगी, वो जाएगी बीटा 1 रिसेप्टर जो कि SN नोड और AV नोड पर है, यहाँ पर इसको स्टिमुलेट करके हार्ट रेट बढ़ाएगी, क्योंकि जो हार्ट की रेट होती है वो मायोकार्डियल सेल के अकॉर्डिंग नहीं चलती, वो चलती है एस्टर नोड के सेल के अकॉर्डिंग। वो हमने पढ़ा है कि एस्टर नोड जो है उसमें ऑटोमेटिसिटी होती है, सो उसको चेंज करेगा और हार्ट रेट बढ़ाएगा। इसको हम बोलते हैं क्रोनोट्रोफिक इफेक्ट। हार्ट रेट बढ़ना इज क्रोनोट्रोफिक इफेक्ट। एंड ड्रोमोट्रोफिक इफेक्ट इज वेलोसिटी कंडक्शन। एस्टर नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिस जो कंडक्ट होने की वेलोसिटी उसको इंक्रीज कर देगा, उसको हमने बोला पॉजिटिव ड्रोमोट्रोफिक इफेक्ट, राइट। सो इस डायग्राम में देखो, आइनोट्रोफिक मीन्स ये वाला है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। आइनोट्रोफिक मीन्स जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज करता है, वो कैसे होता है, ज्यादा कैल्शियम अंदर आएगा, ज्यादा मसल फाइबर स्टिमुलेट होंगे, ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होगा। दिस इज आइनोट्रोफिक। क्रोनोट्रोफिक में ये जो है वो हार्ट रेट बढ़ाता है कि इतने टाइम में जो ज्यादा रेट हो रही है। क्रोनोट्रोफिक इज इंक्रीज हार्ट रेट। ड्रोमोट्रोफिक इस कार से देखो कि वेलोसिटी इंक्रीज होना, कंडक्शन वेलोसिटी। ड्रोमोट्रोफिक इज वेलोसिटी। एंड बेथमोट्रोपिक इसकी एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो रही, इसका यहाँ पर इतना यूज नहीं है। यहाँ पर आइनोट्रोपिक इज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, क्रोनोट्रोपिक इज हार्ट रेट बढ़ना, एंड ड्रोमोट्रोपिक इज वेलोसिटी का इंक्रीज होना, राइट। अभी कार्डियक एरिथमिया देखो, एक और डिसीज है। हमें पता है कि नॉर्मली क्या होता है कि सबसे पहले एसएन नोड में डीपोलराइजेशन होता है, फिर उसमें कैल्शियम जाता है, हमने लेक्चर में पढ़ा है, और ये फिर एवी नोड के थ्रू यहाँ से बेस टू अपेक्स में ये पूरा जाता है। मीन्स एक कोई पाथ है, ऐसा नहीं कि रैंडमली यहाँ से सही पे आयंस घूम रहे, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो तो वो होता है कार्डियक एरिथमियास। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल पॉइंट में जो है वो आयंस का डिस्टर्बेंस होता है, कि जो नॉर्मल पाथ है वो डिस्टर्ब होता है। अभी आपके लेवल पे इतना समझिए कि ये जो नॉर्मल पाथ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या होता है कि एसए नोड के बाद एवी नोड पर सिग्नल जाएगा, तो ये दोनों एट्रिया है वो दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जबकि यहाँ पर एट्रिया कार्डियक एरिथमियास या एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो फिबर करता है या फिर क्विरल करता है। देयर इज नो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, राइट। सो दिस इज कार्डियक एरिथमियास। अभी इसके लिए हमने ड्रग्स बनाई है। सो ये हो गया हमारा ट्रेकिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ना, ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट कम होना, और एरिथमिया मतलब इरेगुलर हो जाना हार्ट रेट, राइट। अभी एंटी एरिथमिक ड्रग्स देखो, जो क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग्स है वो क्या करते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को देखो। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या थी, यस, जो सोडियम है वो बाहर से अंदर आ रहा था कुछ चैनल्स के थ्रू, ये थी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। वो क्या कर रही थी कि इनसाइड अंदर का जो -90 है उसको कन्वर्ट कर रही थी +35 में, जो कि था फेज 1 ऑफ डिपोलराइजेशन, राइट। अब मैं इस चैनल को ब्लॉक कर दूं या फिर इस चैनल को मैं स्लो कर दूं,
तो क्या होगा कि ये जो फेज वन है वो पहले इतने टाइम में हो रहा था, कम टाइम में, यहाँ पर एक्स एक्सिस में टाइम है, अभी इसको ब्लॉक किया वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को, देन स्पीड कम हो जाएगी, जिससे कि जो डिपोलराइजेशन है वो ज़्यादा टाइम में होगा, राइट। सो टाइम बढ़ गया। सो यही है एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्लास वन। ये क्या करते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं जो कि फेज जीरो में है, जिससे कि स्लोप जो है वो स्लो हो जाता है या फिर स्लोप रिड्यूस हो जाता है। सो रिड्यूसेस द रेट ऑफ डिपोलराइजेशन ऑफ मायोकार्डियम, मायोकार्डियल के मसल की जो रेट ऑफ डिपोलराइजेशन है वो कम कर देता है। और ये सेल कौन से है, एसेनोड एविनोड नहीं, ये सेल है मायोकार्डियल के सेल या पर्किंजे फाइबर्स के सेल, क्योंकि उन्हीं में क्या होता है, फास्ट एक्शन पोटेंशियल होता है। एसेनोड एविनोड में तो स्लो एक्शन पोटेंशियल होता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। अभी क्लास थ्री एंड क्लास फोर देखो। क्लास थ्री सिंपल है, वो क्या करते हैं, जो पोटेशियम, हमें पता है कि इस चीज़ में यहाँ पर क्या हो रहा है, इन सभी पॉइंट पर पोटेशियम सेल के बाहर जा रहा है, राइट। और इस प्लेटो फेज में क्या हो रहा है, पोटेशियम तो बाहर जा रहा है और कैल्शियम अंदर आ रहा है, कैल्शियम अंदर आके मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, राइट। सो ये जो है वो, जो पोटेशियम बाहर जा रहा है उन चैनल को ब्लॉक कर देगा, तो वापस सेम चीज़ होगी कि स्पीड कम हो जाएगी, जिससे कि टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन ब्लॉक्स पोटेशियम एग्जिट। ये भी क्या करते हैं कि एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन इंक्रीज कर देते हैं। ये पूरा ड्यूरेशन किसका है, एक्शन पोटेंशियल का। ये तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल है, इसका ड्यूरेशन इंक्रीज कर देती है। सो क्लास थ्री एंटी एरिथमेटिक ड्रग पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है। अभी क्लास फोर ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है, लेकिन कहाँ पर, नोडल टिश्यूज में, राइट। सो नोडल टिश्यूज में अभी एग्जैक्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एस एन नोड और एवी नोड में क्या होता है, स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल। सो पहले हम स्लो टाइप एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास फोर एंटी एरिथमिक ड्रग्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।